हेलो फ्यूचरनर्स। मैं हूं आयुष रंजन और स्वागत है आप सभी का द सुपर एनर्जेटिक एमसीक्यू मेरा सीरीज में, जहां हर एमसीक्यू आपके सिलेक्शन की तरफ एक और कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। और आज का प्रैक्टिस सेशन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट टू। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट टू, पार्ट वन हो चुका है। जो व्यक्ति नहीं देखे वो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में एमसीक्यू मेरा सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ही आ चुका है, दुनिया का सबसे 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 आसान क्वेश्चन। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ड्यूरिंग अ नॉर्मल 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन अकर्स ऑन डे 14। 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है और जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो कब हो रहे हैं? 14वें दिन हो रहे हैं। विच स्ट्रक्चर कंटिन्यूज सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरोन अंटिल द प्लासेंटा बिकम फंक्शनल। कौन से स्ट्रक्चर हैं जो क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेंगे। कब तक? जब तक प्लासेंटा ना बन जाए। एक बात याद रखिएगा, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होने लगता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या करता है ना, एक हार्मोन छोड़ता है। एक हार्मोन छोड़ता है, उस हार्मोन का नाम है HCG। HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक हार्मोन है। ये हार्मोन कौन छोड़ता है? ट्रोपोब्लास्ट छोड़ता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोपोब्लास्ट छोड़ता है ये हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट होने से बचाता है। कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट होने से बचाता है। ठीक है, जब बचा रहा है तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम बचा रहेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम बचा रहेगा तो कौन सा हार्मोन छोड़ेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ेगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है। कब तक छोड़ेगा? जब तक प्लासेंटा बन ना जाए। जब तक प्लासेंटा बन ना जाए। तो यही बोल रहा है, 28 दिवसीय मासिक चक्र में यदि 14वें दिन निषेचन हो जाए तो प्लासेंटा के कार्यशील होने तक प्रोजेस्टेरोन का स्राव कौन करता है? जब तक प्लासेंटा ना बन जाए तब तक उसका काम कौन करेगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। समझ में आया? फिर समझिए, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एक हार्मोन है जो छोड़ता है कौन? एम्ब्रियो छोड़ता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो क्या कर, ये हार्मोन क्या करेगा ना, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट होने से बचाता है। अगर डीजेनरेट नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन छोड़ेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ेगा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब तक छोड़ेगा? जब तक प्लासेंटा बन ना जाए। अब प्लासेंटा बन जाएगा फिर प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ने लगता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। Which part of the fallopian tube lies closest to the ovary? ओवरी के नजदीक में कौन सा पार्ट रहता है? ये देखिए, ये ओवरी है। और तो ओवरी के पास ये पार्ट पास में है ना, ये ओवरी, ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के पास में कौन सा पार्ट है? ओवरी के पास में ये कौन सा पार्ट है? जल्दी बताइए। इनफंडिबुलम। कौन सा है? इनफंडिबुलम। कौन सा है? इनफंडिबुलम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम। तो क्या हो जाएंगे? इनफंडिबुलम हो जाएंगे। यूटेरिन इस्थमस किसको बोलते हैं? इस्थमस इस पार्ट को बोलते हैं। इस्थमस इस पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, एम्पुला किसको बोलते हैं? कि जो वाइडर पार्ट है, जो चौड़ा पार्ट है, जहां पर क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन होते हैं, उसको बोलते हैं एम्पुला। यूटेरस किसको बोलते हैं? ये जो यूटेरस वाला पार्ट है ना, ये वाला बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है? विच स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म द बर्थ कैनाल इन फीमेल्स। महिलाओं में जन नली किन संरचनाओं से मिलकर बनते हैं? तो जन कहाँ से होता है? वेजाइना से होता है। वेजाइना के थ्रू होते हैं बच्चे, जो जन्म होते हैं किसके थ्रू होता है? वेजाइना के थ्रू होते हैं। जो लोअर पार्ट है वही तो बनाएगा जन नली, वही तो बनाएगा बर्थ कैनाल। तो नीचे सबसे नीचे में कौन होता है? वेजाइना होता है, सर्विक्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बनाएगा? सर्विक्स एंड वेजाइना। क्या बना देगा? सर्विक्स एंड वेजाइना बनाएगा। गर्भाशय ग्रीवा एवं योनि मिलकर क्या बनाएगा? बर्थ कैनाल बनाएगा। ठीक है, यूटेरस एंड सर्विक्स नहीं। वेजाइना एंड ओविडक्ट, ओविडक्ट तो फ्लोपियन ट्यूब हो गया, वो कभी नहीं बनाएगा। उसके बाद यूटेरस एंड वेजाइना नहीं, सेम
हाँ ये नहीं हुआ है, क्या हो जाएगा, सर्विक्स एंड वेजाइना, ये दोनों पार्ट मिल करके क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल बनाएंगे। देखिए ये ओवरी हो गया, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट से इसी से बच्चा आता है, इसी से बच्चा बाहर निकलता है, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल बनाएंगे। तो ये वाला क्या हो गया, ये तो वेजाइना हो गया, हाँ कि ना। ये वाला क्या हो गया, ये सर्विक्स हो गया, क्या हो गया, सर्विक्स हो गया। ठीक है, तो सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आपको वो समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए, प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए, हम सारा कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है, अच्छे से समझा देंगे वहां पर, नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द फनल शेप्ड एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब बियरिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज। जो फनल शेप होते हैं, जो इस टाइप के फनल, इस टाइप के फनल शेप होते हैं, जो पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए जिसको फिम्ब्रियाई बोलते हैं, वो कौन निकालता है, ऐसा कौन कर रहता है, जो ऐसे किया रहता है, ये कौन ऐसे किया रहता है। यहाँ तो वाइडर पार्ट हो गया जिसको एम्पुला बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं, ये चौला पार्ट ऐसे किए हुए है, यहाँ पे ओवरी रहता है, ऐसे ओवरी रहता है, कौन है, इसका पार्ट क्या क्या नाम है, इनफंडिबुलम नाम है, क्या नाम है, इनफंडिबुलम। तो बोल रहा है फनल शेप एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब बियरिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या बोलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्ब्रियाई। लेकिन ये पूछ रहा है फनल शेप ऑर्गन ना, ये पूछ ये तो क्या हो जाएगा, इनफंडिबुलम हो जाएगा। तो आंसर क्या है, इनफंडिबुलम है, आंसर क्या हो जाएगा, इनफंडिबुलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द शेप ऑफ द ह्यूमन यूटेरस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। मानव गर्भाशय का आकार किस प्रकार का होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि जो मानव का गर्भाशय का जो आकार होता है वो कैसा होता है, पियर शेप होता है, उल्टा नाशपाती, ऐसे उल्टा नाशपाती, ये पार्ट चौला होता है और ऐसे रहता है, ठीक है। तो पियर शेप होते हैं और इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, पियर शेप बट इन्वर्टेड, उल्टा नाशपाती के आकार का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये तो क्लास 10 का क्वेश्चन है यार। द हाइमेन में रप्चर ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी। जो हाइमेन होता है ना, एक पतली झिल्ली होती है, जो कहाँ पर होते हैं, वेजाइना के पास, वेजाइना के आगे में होते हैं, एक पार्सली होते हैं, पार्सली कवर किए होते हैं वेजाइना का, कंप्लीटली कवर नहीं करते, पार्सली कवर रहते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो कभी भी टूट सकता है। आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या चोट से, इंजरी से, या टेम्पोन यूज कर रहे हैं, डायफ्राम यूज कर रहे हैं, वोल्ट्स यूज कर रहे हैं, ये सब के कारण ना क्या होते हैं, वो पतली झिल्ली टूट सकते हैं। या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी अगर पेनिस अंदर जाता है वजाइना के थ्रू, तो उस समय भी टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है द हाइमेन में रप्चर, हाइमेन निम्नलिखित में किन कारणों के कारण फट सकता है। तो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाँ भाई, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये पहला यौन संबंध बनाएंगे तो उसमें ये टूट सकता है। हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग, हाँ साइकिलिंग के थ्रू या घुड़सवारी के दौरान भी टूट सकता है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन, योनि में टैम्पॉन डालने से भी ये क्या हो जाएंगे, टूट सकते हैं। सडन फॉल, अचानक गिरने या चोट लगने के कारण भी ये क्या हो सकते हैं, हाइमेन टूट सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे, ओनली ए एंड बी नहीं, ओनली ए सी डी नहीं, ए बी सी डी सब होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव, हाँ क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव होंगे, क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। इससे इस सवाल, इस हाइमेन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। मतलब कि हाइमेन है या नहीं, ये नहीं बताएगा कि कोई महिला वर्जिन है कि नहीं है, कोई लड़की वर्जिन है कि नहीं है, ठीक है। कभी भी हाइमेन नहीं बता सकता है, क्योंकि अलग अलग कारणों कारण टूट सकता है। फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से पहले अगर साइकिलिंग ज्यादा कर रहे हैं, कोई ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव है, उस समय भी टूट सकता है, किसी भी कारण से टूट सकता है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही टूटे, ठीक है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले ना, ऐसा लड़का लोग मानता था ना कि फर्स्ट नाइट के टाइम ही अगर ब्लीडिंग हो तभी लड़की वर्जिन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है, वो गलत फहमी है लोगों का कि फर्स्ट नाइट में ही ब्लीडिंग होता है, जरूरी नहीं है, वो किसी कारण से भी टूट सकता है, ठीक है। आया समझ में? अब वो शायद चेंजेस आ गया, आजकल लोग एजुकेटेड हो गए, तो आजकल लोग जानने लगे हैं चीज के बारे में, ठीक है। एक मेरा डाउट है, वो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं मालूम, आप बताइएगा हमें, ठीक है।
लिखा हुआ है कि हाइमेन क्या करता है, ये लेट्स सपोज ये वेजाइना है, ये क्या है, वेजाइना है, ये वेजाइना का होल है, इसमें एक पेनिस जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाइमेन, हाइमेन एक पतली झिल्ली जो कवर कर रखा हुआ है, जब पतली झिल्ली इसको कवर कर रखा हुआ है तो इस वेजाइना से पीरियड्स का ब्लड कैसे बाहर आते हैं, जब ब्लीडिंग होते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो ब्लड बाहर कैसे आते हैं, जब ये कवर है। तो ये आपका सवाल है, हमारा सवाल है, आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A functional mammary gland is a characteristic feature of, कार्यात्मक स्तन ग्रंथि किसके प्रमुख विशेषता है, तो सारे फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं और मेमल्स में पाए जाते हैं। तो ऑल फीमेल वर्टिब्रेट नहीं, ऑल फीमेल मेल, मेल आ गया, मेल में नहीं होता है, फीमेल प्रीमेट्स, प्रीमेट्स में नहीं होता है। ऑल द फीमेल मैमल्स, यस, ऑल सारे फीमेल मैमल्स में मैमरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अगर हम मैमरी ग्लैंड हर एक फीमेल मैमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मैमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू, प्रत्येक स्तन ग्रंथि का ग्लैंडुलर टिश्यू किसमें विभाजित होता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो हर एक मैमरी ग्लैंड में, देखिए लेट सपोज ये मेमरी ग्लैंड है, तो मेमरी ग्लैंड में ये मेमरी लोब्स होते हैं। ये मेमरी लोब्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, 10 से 12 मेमरी लोब्स होते हैं, नहीं भैया 10 से 12 मेमरी लोब्स नहीं होते हैं। 15 से 20 मेमरी एल्वियोलाई होते हैं, नहीं एल्वियोलाई तो बहुत ज्यादा होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में एल्वियोलाई होते हैं। 12 से 16 मेमरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, नहीं जितने एल्वियोलाई होंगे उतने ट्यूब्यूल्स होंगे। 15 से 20 मेमरी लोब्स होंगे, हाँ कितने होंगे, 15 से 20 मेमरी लोब्स होंगे। हम यहाँ पर 3 बनाए हैं क्योंकि जगह कम था, लेकिन जो मेमरी लोब्स होते हैं वो कितने होते हैं, 15 से लेकर 20 तक मेमरी लोब्स हो सकते हैं, ठीक है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मेमरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग एंड मिल्क स्टोरिंग यूनिट ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट है जो मिल्क को सिक्रेट करता है और मिल्क को स्टोर करके रखता है, कौन सा पार्ट है, नेफ्रॉन है, नहीं भैया नेफ्रॉन तो किडनी में पाया जाता है। एम्पुला है, नहीं भैया एम्पुला तो फ्लोपियन ट्यूब में पाया जाता है। न्यूरॉन्स है, नहीं भैया न्यूरॉन्स भी नहीं है। क्या हो जाएंगे, अल्वियोलाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्वियोलाई हो जाएंगे। देखिए डायग्राम देखिएगा, आप लोग अच्छे से बताते हैं, ठीक है। एक मेमरी लोब्स बनाते हैं, ये क्या है, ये मेमरी लोब्स है। 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं ना, एक मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या है, ये है मेमरी लोब्स। एक मेमरी लोब्स के अंदर क्या होंगे, बहुत सारा एल्वियोलाई होंगे, क्या होंगे, बहुत सारा अंगूर के गुच्छे जैसे एल्वियोलाई होंगे, ठीक है। अब देखिए इससे निकलता है ट्यूब्स निकलता है, क्या निकलते हैं, ट्यूब निकलते हैं, ट्यूब निकले, ये ट्यूब निकले, ये ट्यूब निकले, सबसे ऐसे ही ट्यूब निकलता है, ठीक है। अब ये ट्यूब को जुटेगा, ठीक है, ये ट्यूब जुट गया, जुट गया ये ट्यूब, फिर डक्ट बनेगा और डक्ट से एम्पुला बनेगा, फिर एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट बन जाएगा, लैक्टिफेरस से फिर निप्पल के थ्रू ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस टाइप के बने होते हैं, यहाँ पर भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होंगे, इस टाइप के भी यहाँ पर भी स्ट्रक्चर होंगे। आ रहा समझ में। तो अगर एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द पाथवे ऑफ मिल्क ट्रांसपोर्टिंग इन मेमरी ग्लैंड, तो आप लोग बता सकते हैं, आगे हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, इसी समझ में आया ना। तो इसी क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई में क्या होते हैं, मिल्क स्टोर होते हैं और मिल्क सिक्रीशन होते हैं। एल्वियोलाई के बाहरी में मायोइपिथेलियल सेल होते हैं, क्या होते हैं, मायोइपिथेलियल सेल होते हैं एल्वियोलाई के बाहर में। लेट्स सपोज ये एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई के बाहर में क्या होते हैं, मायोइपिथेलियल सेल होते हैं, क्या होते हैं, मायोइपिथेलियल सेल होते हैं। आ रहा समझ में, इस टाइप के मायोइपिथेलियल सेल होते हैं, वो आगे डीप में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, आप लोग पढ़े होंगे, अभी तुम लोग ट्यूशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना समझ आइए कि मिल्क सिक्रेटिंग और मिल्क स्टोरिंग कौन कराता है, एल्वियोलाई कराता है। चलिए आगे देखते हैं।
मेमोरी एल्वोलाई ओपन डायरेक्टली इनटू द विच स्ट्रक्चर, अभी बताएं जो मेमोरी एल्वोलाई है वो किस स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, किस स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, तो मैंने बताया कि लैक्टिव ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। चलिए, तो स्तन ग्रंथि के एल्वियोलाई सीधे किस संरचना से खुलती है, लैक्टिफेस डक्ट, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, क्या हो जाएंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द साइज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स मेनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ विच टिश्यू, स्तन ग्रंथि का आकार मुख्यतः किस ऊतक पर निर्भर करता है, जो मेमोरी ग्लैंड है, जो ब्रेस्ट है, जो साइज ऑफ ब्रेस्ट है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है एडिपोज टिश्यू पे, किस चीज पे डिपेंड करता है, एडिपोज टिश्यू पे, वसा उसमें कितने फैट्स हैं, ठीक है, कितने उसमें फैट्स हैं इस बात पर डिपेंड करता है मेमोरी ग्लैंड का साइज, ब्रेस्ट का साइज, ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू पे है। आ रहा समझ में, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटलिया, कौन से इसमें से पार्ट जो है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया है, तो एक बार हम लोग को समझना पड़ेगा, एक बार समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये हो गए राइट लेग, क्या हो गया, राइट लेग, राइट लेग, ये हो गए लेफ्ट लेग, ठीक है, लेफ्ट लेग। अब यहां देखिए, आप सबसे पहले 2 मिनट, कुछ ज्यादा ही पतला हो गया था पैर, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पर इनस होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर इनस होते हैं, उसके बाद इनस के बाद यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस होते हैं, मॉन्स प्यूबिस होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, और मॉन्स प्यूबिस पे क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। मॉन्स प्यूबिस जब कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ फैट बढ़ा होता है, यहाँ फैट रहता है जो क्या करता है, अंदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है, यहाँ प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे बाहरी अवतरण को क्या बोलते हैं, ये हो गए, क्या हो जाएंगे, ये हैं लेबिया माइजोरा, क्या है, लेबिया माइजोरा, क्या है, लेबिया माइजोरा, ठीक है, क्या है, ये है लेबिया माइजोरा, ये है लेबिया माइजोरा, ठीक है। अब बनाते हैं लेबिया माइनोरा, अंदर में हाईली फोल्डेड होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के फोल्डेड मसल्स होते हैं, जो लेबिया माइनोरा होते हैं वो क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं, क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हैं आपके लेबिया माइनोरा, क्या है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, क्या है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर 2 होल होते हैं, लेबिया माइनोरा के अंदर 2 होल होते हैं, क्या होते हैं, 2 होल होते हैं, ठीक है। और लेबिया माइनोरा के ऊपर ये एक होते हैं क्लाइटोडिस, फिंगर लाइक टिनी पी मटर के शेप के होते हैं। अब देखिए, लिख देते हैं, सबका नाम लिख देते हैं, तब पढ़ाएंगे आगे हम, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया वेजाइना, ये क्या हो गया, ये हो गया यूरेथ्रा, ये क्या हो गया, यूरेथ्रा, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लाइटोरिस, ये क्या हो गया, क्लाइटोरिस,
ठीक है। ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखिए ये एक फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया है, क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया। ये लेबिया माइजोरा है जिसके ऊपर क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। ये लेबिया माइजोरा के ऊपर क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है। अब मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस पहले समझते हैं मॉन्स प्यूबिस को। मॉन्स प्यूबिस एक कुशन फैटी टिश्यू है। मॉन्स प्यूबिस का होता है ना, फैट में आप बहुत ज्यादा फैट रहते हैं, बहुत ज्यादा कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बचा के रखते हैं। उसके बाद आते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा बाहरी, सबसे बाहरी लेयर होते हैं, उसके अंदर होते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा फोल्डेड टाइप के होते हैं, ठीक है। लेबिया माइनोरा के अंदर दो होल होते हैं, लेबिया माइनोरा के अंदर दो होल होते हैं, एक होते हैं वेजाइना, दूसरा होते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ऊपर वाले हैं और वेजाइना नीचे वाले हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस जाते हैं इसी में जाते हैं, ठीक है। और जो टॉयलेट जो यूरिन पास होता है इस यूरेथ्रा के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। जो पीरियड्स का ब्लड आता है इसी वेजाइना के थ्रू ब्लड्स आते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर है रेड कलर का जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस क्या है ना, क्लाइटोरिस जैसे मेल में पेनिस होते हैं जिसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, वैसे ही फीमेल में क्लाइटोरिस होते हैं, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या करते हैं ना, सेक्सुअल प्लेजर देते हैं, फीमेल्स को क्या करते हैं, सेक्सुअल प्लेजर देते हैं, जिसका उसमें सेक्स के लिए प्लेजर आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये होते हैं लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले पार्ट। लेबिया माइनोरा जहां से स्टार्ट हो रहा है ना उसके ऊपर वाले पार्ट में क्या होते हैं, क्लाइटोरिस होते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्ट हो गया एक्सटर्नल जेनाइटलिया का, ठीक है। तो वो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटा, कौन सा पार्ट नहीं है, ये कौन सा पार्ट नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पार्ट नहीं है, तो लेबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस भी है, लेबिया मेजोरा भी है, लेकिन वेजाइना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेजाइना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वेजाइना हो जाएगा, ठीक है। वेजाइना इज नॉट अ एक्सटर्नल जेनाइटलिया, वेजाइना इज ए इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which finger-like structure is present at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening? जो urethral opening हो रहा है, ये देखिए यहाँ urethral opening हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या एक टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है जो लेबिया माइनोरा के ऊपर में है, जो लेबिया माइनोरा के ऊपर में है, ये बोल रहा है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, जो लेबिया माइनोरा के ऊपर में एक अपर जंक्शन पर कुछ है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, क्लाइटोरिस बोलेंगे, ठीक है। जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में है, मूत्र मूत्र मार्ग यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर दोनों लेबिया माइनोरा के ऊपरी संधि स्थल पर स्थित उंगली जैसी संरचना कौन सी है, तो क्या से है, क्लाइटोरिस है, क्या है, क्लाइटोरिस है, क्या हो जाएंगे, क्लाइटोरिस हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अरेंज द करेक्ट पाथवे ऑफ मिल्क फ्लो फ्रॉम द एल्वोलाई टू निप्पल। हम क्या बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं, ठीक ना, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, आप लोग क्या कीजिए कॉपी पे लिख लीजिए। सबसे पहले मैमरी लोब्स, मेमोरी सिर्फ लोब्स लिख दें, लोब्स, मेमोरी लोब्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, एल्वोलाई होंगे, क्या होंगे, एल्वोलाई, एल्वोलाई, ठीक है। उसके बाद ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स का सिंपल है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, काम ही नहीं कर रहा है। सॉरी, एल्वोलाई का क्या है, मेमोरी डक्ट, मेमोरी
मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ठीक है। मेमोरी डक्ट के बाद क्या हो जाएंगे, उसके बाद एम्पुला, क्या हो जाएंगे, एम्पुला, ठीक है। एम्पुला के बाद क्या हो जाएंगे, एम्पुला के बाद फिर लैक्टिफेरस डक्ट, क्या हो जाएंगे, लैक्टिफेरस डक्ट, क्या हो जाएंगे, लैक्टिफेरस, ठीक है। उसके बाद निप्पल, ठीक है। ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद क्या होगा, मेमोरी डक्ट नहीं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, काम नहीं कर रहा स्मार्ट बोर्ड, हाँ, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। एल्वोलाई, एल्वोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला, एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट। भैया ये कहाँ बताएं, आप अच्छा से बताइए ना। तो भैया देखिए, सबसे पहले ये मेमोरी लोब आया, मेमोरी लोब के बाद एल्वोलाई आया, एल्वोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्स आया, मेमोरी ट्यूब्स के बाद क्या आएगा, मेमोरी ट्यूब्स के बाद क्या आएगा, मेमोरी डक्ट आएगा। ये डक्ट आया, ये क्या है, डक्ट है, ठीक है। ये क्या है, डक्ट है, यहाँ देखिए डक्ट है। तो डक्ट इसमें देखिए, तो एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स और मेमोरी डक्ट आया। अब क्या आएगा, मेमोरी एम्पुला आएगा। मेमोरी एम्पुला चौला टाइप के होते हैं, तो वहां पर वाइडर पार्ट होंगे, वाइडर पार्ट। अब देखिए ये ट्यूब आया, अब ये पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, मेमोरी एम्पुला। ये क्या हो जाएंगे, मेमोरी एम्पुला, हाँ कि नहीं, एम्पुला। उसके बाद ये हो जाएंगे लैक्टिफेरस डक्ट, क्या हो जाएंगे, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद निप्पल, ठीक है। देखिए एल्वोलाई, एल्वोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स और मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद क्या हो जाएंगे, निप्पल हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। तो ये पाथवे याद कर लीजिएगा, आपके लिए काम आएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म मतलब होता क्या है, यौन द्विरूपता किसे कहते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब होता है आप किसी के, मेल और फीमेल के बारे में बाहरी आवरण, एक्सटर्नल अपीयरेंस देख करके बता सकते हैं को मेल है कि फीमेल है। जैसे मेल में क्या पहचान है, हम लोग का दाढ़ी मुछा गया है, आवाज थोड़ा हार्ड है, आवाज तो नहीं देख सकते हैं, सॉरी, दाढ़ी मुछ देख सकते हैं, ब्रेस्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज देख करके हम बता सकते हैं कोई मेल है या फीमेल है, उसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर नहीं, डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस में हो जाएगा, ये नहीं होंगे। डिफरेंस इन एक्सटर्नल अपीयरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अगर मेल्स और फीमेल्स को बाहरी आवरण देख करके पहचान ले कि कौन मेल्स है कौन फीमेल्स है, उसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द इजेकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ, ये हम बता चुके हैं, आप लोग बनाइएगा खुद से, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये आपको खुद से बनाना हम बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। विच इजेकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू द विच ऑर्गन बिफोर ओपनिंग यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में खुलने से पहले इजेकुलेटरी डक्ट किस में जाता है, तो पेनिस में जाता है, नहीं पेनिस में नहीं जाता है। एपिडाइमिस में जाता है, नहीं एपिडाइमिस में तो आ ही रहा है। टेस्टिस में जाएगा, टेस्टिस आ ही रहा है। किसमें जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड में। बोल रहा है द इजेकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू विच ऑर्गन, कौन से ऑर्गन से इजेकुलेटरी डक्ट पास होगा, उसके बाद कहाँ जाकर खुलेगा। तो सबसे पहले इजेकुलेटरी डक्ट कहाँ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है। देखो वास डिफरेंस, उसके बाद इजेकुलेटरी डक्ट बनेगा। इजेकुलेटरी डक्ट कैसे बनेगा, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल्स में इजेकुलेटरी डक्ट बनेगा। इजेकुलेटरी डक्ट जाके प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ खुल जाएगा, यूरेथ्रा में खुल जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। द एवरेज साइज ऑफ अडल्ट ह्यूमन टेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली, वयस्क मानव के वृषण का औसत लगभग कितना है? ठीक है, कितने होंगे? तो भाई टेस्टिस का पूछ रहा ना, एक चीज बताते हैं, अभी रिसेंट में आपके ऑर्गन क्या सबसे पूरे ऑर्गन में सबसे महंगा कोई है तो टेस्टिस है सबसे महंगा। अप्रोक्सीमेटली बोले तो मोर देन 6 करोड़, मोर देन 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का आपका टेस्टिस बिक सकता है। सोचिए, आप गरीब आदमी नहीं है, कौन कहता है आप गरीब आदमी हैं? आप खुद को गरीब कहते हो भाई, 6 करोड़ का सामान लेकर घूम रहे हो लड़का लोग, तुम बताओ यार, तुम कहते हो अपने आप को गरीब, सोच रहे हो? अब ये मत पूछना भैया बेचे कहाँ, ठीक है? हमारे इंडिया में ऑर्गन बेचना मना है, इलीगल है, ठीक है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन बेचना इलीगल है कभी, और बेचना भी नहीं चाहिए। और हो सके तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दीजिए और ऑर्गन दान दे दीजिए, ठीक है? तो ये मत सोचिए कि 6 करोड़ का है तो बेच देते हैं, 6 करोड़ में बेच करके मस्त MBBS कर लो 1 करोड़ में, अब 5 करोड़ लेकर पास जीवन जीते रहो, ऐसा नहीं है, ठीक है? 6 करोड़ का है मतलब क्या बेच दीजिएगा ना, बेचा नहीं जाता है, ठीक है? अभी हाँ बहुत जगह सुनने में आया है। चलिए, तो इसी टेस्टिस का इतनी सा सामान का जो दाम है कितना है? 6 करोड़ है। इतना सा देखो, दम इतना सा दिखाते हैं। इसका जो विड्थ होगा ना, विड्थ कितने होते हैं? 3 से 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ है, जो लेंथ है वो कितने होंगे? 4 से 5 सेंटीमीटर। ये इतना सा सामान का दाम कितना है? 6 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 6 करोड़। आप कहते हो गरीब है भैया, हम गरीब हैं, मेरा आर्थिक स्थिति नहीं सही है भैया। भाई तुम 6-6-12 करोड़ लेके घूम रहे हो, सोचो, ठीक है? तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर? तो द एवरेज साइज ऑफ एडल्ट ह्यूमन टेस्टिस इज विथ 3 से 4 सेंटीमीटर होते हैं और लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है? अब प्राइस पूछ देवे तो क्या लिखेगा? मोर देन 6 करोड़। एग्जाम में पूछता नहीं है, पूछेगा नहीं, ठीक है? चलिए, वासा इफ्रेंसिया कनेक्ट विच टू स्ट्रक्चर। वासा इफ्रेंसिया कौन कौन स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है? याद कीजिए, इसमें हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, याद कीजिए, सबसे आंख बंद कीजिए और उस ऑर्गन को ना ध्यान में लाइए जो हम बनाए थे डायग्राम। और सबसे पहले था एक टेस्टिस था, टेस्टिस के जो बटा हुआ था 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफरस ट्यूब्यूल थे। सेमनीफरस ट्यूब्यूल जा रहा था, फिर आया रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया आया जो 10 से 20 में होते हैं, उसके बाद इपिडाइमिस आया, ठीक है? यहाँ पूछ रहा है वासा इफ्रेंसिया किसको जोड़ता है? तो रेटी टेस्टिस और इपिडाइमिस, रेटी टेस्टिस और इपिडाइमिस, तो रेटी टेस्टिस एंड इपिडाइमिस क्या हो जाएंगे? रेटी टेस्टिस एंड इपिडाइमिस। ऐसे कनेक्ट किया कीजिए ऑर्गन को, जो ड्राइंग बना रहे, जो डायग्राम बना रहे ना, माइंड में रखा कीजिए, तभी बनेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी वासा इफ्रेंसिया यूजुअली प्रेजेंट इन जैसे, प्रत्येक वृषण में सामान्यतः वासा इफ्रेंसिया की संख्या कितनी होती है? अब भी बताएं भैया। 10 से 20 होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 20 होते हैं। आप लोग भी थोड़ा पानी पी लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सेसरी डक्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो डक्ट है हमारे मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डक्ट है, पुरुष जनतंत्र के सहायक नलिका का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो 3 ही कार्य है। डक्ट का काम क्या है? स्टोरेज करना, मैच्योर करना और ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म नहीं भैया, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का क्या काम? सेमनीफरस ट्यूब्यूल का काम है प्रोडक्शन करना। सेमनीफरस ट्यूब्यूल इज नॉट अ डक्ट, ठीक है? सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन नहीं, वो लेडिंग सेल का काम है। लेडिंग सेल इज नॉट अ डक्ट। ट्रांसपोर्ट, मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यस, ये ही काम है। डक्ट्स का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट करना, मैच्योर करना और क्या करना? कुछ समय के लिए स्टोर करना, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ये किडनी का काम है। आ रहा समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि विच एसेसरी डक्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मैचुरेशन। स्पर्म को मैच्योर करने के लिए कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं? तो स्पर्म को मैच्योर करने में
और अगर हेल्प करते हैं इपिडिडाइमिस। कौन करते हैं? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस दो काम करता है, स्पर्म को मैच्योर करता है, सॉरी, और कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। तो क्या हो जाएगा? इपिडिडाइमिस। क्या हो जाएंगे? इपिडिडाइमिस। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, पता है आप लोग को एक चीज बताते हैं, अगर आप सच में अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं ना, तो फल आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन जरूर आपका मेहनत का फल मिलेगा। और जब मिलेगी ना, तो सारी मेहनत वर्थित लगेगी, सारी मेहनत आपकी वर्थित लगेगी। तो प्लीज अभी मेहनत करते रहिए। अभी सोचना ज़्यादा नहीं है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। अभी सिर्फ हम लोग का काम क्या है? मेहनत करना। मेहनत करेंगे और जरूर नर्सिंग, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन करवाएंगे। ठीक है? अभी हम लोग का काम है मेहनत करना, मेहनत करते रहिए। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एसेसरी डक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नलिकाओं का कार्य नहीं है? कौन सा डक्ट का काम नहीं है? स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मैचुरेशन का काम है, स्टोरेज का काम है। कौन सा काम नहीं है? प्रोडक्शन का काम नहीं है। स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स करते हैं। तो क्या हो जाएंगे? डी आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए oogenesis। oogenesis begins during which stage of human life? जो oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा। oogenesis मतलब क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन। वो कब स्टार्ट होता है? तो एट प्यूबर्टी? नहीं भैया, एट प्यूबर्टी में नहीं होता है। प्यूबर्टी में बॉयज लोग का होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। और खत्म कब होता है? लास्ट तक, जो तो बूढ़ा ना हो जाता तो मर ना जाता तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है। लेकिन जो oogenesis है ना, oogenesis होता है फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में या इम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिफोर बर्थ होते हैं, या क्या हो जाएंगे? इम्ब्रियोनिक लाइफ में, इम्ब्रियोनिक स्टेज में, इम्ब्रियोनिक स्टेज में, इम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और खत्म कब होते हैं? तो 50 ईयर्स में oogenesis खत्म हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ नहीं और आफ्टर मेनोपॉज नहीं। ठीक है, और इम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं प्रोसेस oogenesis का, लेकिन जन्म होने के बाद फेज 1 में क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं, उसका कुछ भी कार्य नहीं होता। फिर जब प्यूबर्टी अचीव होता है तब फिर जाकर के फेज 1 खत्म हो जाते हैं, फिर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, oogenesis मतलब आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट इन ह्यूमन? कौन सा प्रोसेस जो है ना हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है? हैप्लॉइड मतलब एन मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब डाइप्लॉइड मतलब 2n। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब एन, एन मतलब हाफ क्रोमोसोम। तो माइटोसिस, माइटोसिस नहीं, माइटोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को आधा नहीं करता है, वो सिर्फ सेल को आधा डबल कर देता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मियोसिस, यस मियोसिस करता है। मियोसिस क्या करता है? डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड कर देता है, 2n से n कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ? कौन से हार्मोन को छोड़ने के कारण हम लोग के बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन काम होता है। इस्ट्रोजन नहीं भैया, इस्ट्रोजन लड़की लोग का हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन नहीं भैया, प्रोजेस्टेरोन लड़की लोग का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन नहीं भैया, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये सब नहीं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टेस्टोस्टेरोन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टेस्टोस्टेरोन हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन छोड़ता है? लेडिंग सेल छोड़ता है। कौन छोड़ता है? लेडिंग सेल छोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हम लेक्चर 1 में बताए थे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, लेकिन भैया याद कहाँ रहता है? फिर से बता दीजिए ना भैया, फिर से प्लीज बता दीजिए। ठीक है भैया, लोग बता देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या, जो हैप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं। ये देखिए, ये स्पर्मेटोगोनिया हुए 2n, हाँ ये 2n हुए। अब ये क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करके बहुत सारे बनते हैं, तो लेट सपोज एक बन गया, तो ये 2n बने। 2n क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया।
माइटोसिस कर रहे हैं, माइटोसिस किए तो क्या बने, प्राइमरी स्पोर्नोसाइट बने। अब प्राइमरी स्पोर्नोसाइट फिर ये डिवाइड करेंगे, अब म्यूसिस करेंगे, म्यूसिस करेंगे तो फिर दो बनेंगे, एन और एन बनेंगे। ये क्या होते हैं, म्यूसिस किए हैं, म्यूसिस किए हैं, ठीक है। म्यूसिस 1 दैट इज रिडक्शन लीवर। तो माइटोसिस कर रहे हैं तो प्राइमरी स्पोर्नोसाइट हैप्लॉइड है डाइप्लॉइड है, तो देखिए क्या है, डाइप्लॉइड है, तो क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, प्राइमरी स्पोर्नोसाइट क्या है, 2n हो जाएंगे। अच्छा पता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हम क्वेश्चन शायद लिखे नहीं, हम भूल गए थे, बाद में ऐड करना था बट हम ऐड नहीं कर पाए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्राइमरी स्पोर्नोसाइट कितने स्पर्म बनाएंगे, या 5 स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएंगे, या 5 स्पर्मेटोसाइट कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। तो एक स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएंगे, 4 स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। एक स्पर्मेटोसाइट कितने सेकेंडरी oocyte बनाएंगे, तो कितने बनाएंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा अच्छा से याद कर लीजिए, हल्का चीज है। oogenesis थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस ना आसान है, लड़कियां लोग को समझना बहुत कठिन है, लड़का लोग को समझना बहुत आसान है। लड़कियां लोग क्या बोलेगी पता नहीं चलेगी, बोलेगी ए अब समझेगी बी, ठीक है। इसलिए लड़कियां लोग को समझना बहुत कठिन है, इसलिए लड़कियां लोग का जो oogenesis प्रोसेस है ना, वो थोड़ा समझना हार्ड है, मानते हैं, लेकिन जो लड़का लोग का जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस है वो समझना बहुत आसान है, प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी पता है रात का 2 या 2:30 बज रहा है, हम रात को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है, देखिए 2:06 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2:06 हो रहा है। अभी हम रात को ही रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ना सुबह दिन भर क्लास चलता है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक क्लास चलता है, ऑफलाइन क्लास, इसी स्मार्ट बोर्ड पे। तो दिन में हम नहीं पढ़ा सकता स्मार्ट बोर्ड पे, दिन में 1-2 ऑफलाइन क्लास हम भी लेते हैं, ठीक है। तो रात को ही रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, सुबह भी जागो रात को भी जागो। अभी बाहर कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। Which hormone is primarily responsible for the proliferative phase of menstrual cycle? ये हम बता चुके हैं कि मासिक धर्म चक्र में प्रोलिफरेटिव चरण किस मुख्यतः कौन सा हार्मोन से जिम्मेदार होता है, मतलब जो बनाता है, इंडोमेट्रियम बनाता है, वो कौन से हार्मोन बनाता है, तो एस्ट्रोजन बनाता है। कौन सा बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है। ये हम बता चुके हैं, बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओवुलेशन नॉर्मली अकर्स ऑन विच डे ऑफ 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन है। 28 दिन के मासिक धर्म चक्र में अंडो उत्सर्जन सामान्यतः किस दिन होता है, तो 14वां दिन पे होता है, वो हम लोग सब जानते हैं। 14 डे पे क्या होते हैं, ओवुलेशन होते हैं। 14 डे पे क्या होते हैं, ओवुलेशन होते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। विच स्ट्रक्चर डेवलप्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन। 28 दिवसीय मासिक धर्म चक्र में अंडोत्सर्जन सामान्यतः, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। विच स्ट्रक्चर डेवलप्स, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, वेट कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद, तो कौन सा, ग्राफियन फॉलिकल इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत है, क्या हो जाएंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ये सब फर्स्ट लेक्चर क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच स्ट्रक्चर डेवलप्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन। हे भगवान, सेम क्वेश्चन था, ग्राफियन फॉलिकल। आगे देखते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। A mature graphene follicle is usually present in the ovary during which phase of normal menstrual cycle। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं ना, वो कौन से डे में पाए जाते हैं,
तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल लास्ट फेज में आते हैं। लास्ट मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के बाद तुरंत क्या होते हैं, ओवुलेशन होते हैं। ओवुलेशन कब होते हैं, 14वां दिन पे होता है। तो मैच्योर ग्राफिन कब होंगे, 12 दिन पे या 13 दिन पे या 11 दिन पे, यही सब डे पे न होंगे मैच्योर ग्राफिन। कल याद कीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 11 to 13 डे ऑफ, यस यही हो जाएगा 11 to 13 डे ऑफ द। या फिर आप याद कीजिए एनसीईआरटी का वो चार्ट, एनसीईआरटी का वो चार्ट याद कीजिए, ये चार्ट है, यहाँ पर 14 डेज है, ठीक है, और यहाँ पर 3 से 5 डे ब्लीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। कब बोलते हैं, 6 से लेकर 13 डे तक, ठीक है। अब देखिए इंडोमेट्रियम यहाँ बनता है, बन रहा है, यहाँ पर शेडिंग हो गया, पहले क्या हुआ, यहाँ 3 से 5 डे पूरा गिर गया, ठीक है, उसका अब बनना स्टार्ट होगा, बनना स्टार्ट होगा, हाँ कि नहीं, इंडोमेट्रियम बन रहा है। तो ओवुलेशन कब होता है, 14वां दिन पे होगा। तो लिख रहा है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज यूजुअली प्रेजेंट इन द ओवरी इन द विच फेज ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन सा, यहीं पर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल प्रेजेंट होगा, तब ना यहाँ 14वां दिन पे ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन कब होगा, जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा तब। तो कितवां दिन पे, 13वां दिन पे। तो 11 से 13 दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया समझ में या नहीं, कमेंट में जल्दी बताइए। चलिए आगे देखते हैं। विच हार्मोन काउजेज रप्चर ऑफ द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। कौन सा हार्मोन जो होते हैं ना, वो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करने में हेल्प करते हैं। एफएसएच नहीं भैया, एफएसएच क्या करते हैं ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेट मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट कराते हैं, मतलब फॉलिकल का ग्रोथ करवाते हैं। तो कैसे वो रप्चर कर सकता है, फॉलिकल एफएसएच नहीं करवाते हैं तो कौन करवाएगा, एस्ट्रोजन करवाएगा। नहीं भैया, एस्ट्रोजन भी नहीं करवाएगा, तो कौन करवाएगा, एलएच करवाएगा। यस, एलएच करवाएगा। कौन करवाएगा, एलएच करवाएगा। एलएच ही क्या करता है ना, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कराता है और बनाता है, ओवुलेशन करवाता है, ठीक है, एलएच करवाता है। आपको हम लोग बता चुके हैं। अब प्रोजेस्टेरोन कौन छोड़ता है, कमेंट करके बताइए, प्रोजेस्टेरोन कौन छोड़ता है, प्रोजेस्टेरोन कौन सा पार्ट छोड़ता है। ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ कॉर्पस ल्यूटियम छोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स ड्यू टू द सडन डिक्लाइन ऑफ। मेंस्ट्रुएशन किस कारण होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं ना, मासिक धर्म किस हार्मोन के अचानक कम होने से होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेंस्ट्रुएशन किस कारण होते हैं, एलएच कारण, एफएसएच कारण, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कारण, या प्रोलैक्टिन कारण। तो ये होते हैं मेंस्ट्रुएशन अकर्स, जो ब्लीडिंग फेज होते हैं वो किस कारण होते हैं, एफएसएच के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं, एफएसएच के कारण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स ड्यू टू सडन डिक्लाइन ऑफ। मेंस्ट्रुएशन अकर क्यों होता है, तो क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अचानक से डाउन होता है। आप याद कीजिए, एफएसएच नहीं होगा, आप याद कीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन हुआ तो ऊसाइट निकला, अब ये क्या बच गया, कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये छोड़ता है। अब बताओ कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगा, पीरियड्स आएगा, पीरियड्स आएंगे तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा, तो डीजेनरेट होंगे तो क्या होंगे, प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने लगेगा। अब प्रोजेस्टेरोन जब घटेगा एस्ट्रोजन भी साथ में घटने लगता है, इंडोमेट्रियम जब टूटेगा ही तो इंडोमेट्रियम कौन बना रहा है, एस्ट्रोजन बना रहा है। जब इंडोमेट्रियम टूट रहा है तो एस्ट्रोजन भी तो कमजोर पड़ जाएगा। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कारण क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है। मासिक धर्म किस हार्मोन का अचानक कम होने के कारण होता है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आइयो समझ में कि ना, एक बात बताइए, जल्दी बताइए, आ रहा समझ में। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज 3 to 5 डेज। 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, 3 से 5 दिन तक गर्ल्स लोग को हर मंथ ब्लीडिंग होते हैं। सोचिए आप कि गर्ल्स लोग को हर मंथ 10 से 12 साल से लेकर के अगले 50 के साल की उम्र तक हर मंथ 3 से 5 दिन तक बॉडी से वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होगा। कितना पेन होता है, हम लोग थोड़ा सा कट जाता है तो दर्द देता है, वही 3 से 5 दिन तक हर गर्ल्स लोग को पीरियड्स आता है, हर लोग को ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स टूटते हैं इंडोमेट्रियम के, कितने दर्द देते होंगे
तो भी उस दर्द में लड़कियां लोग एग्जाम देने जाती है, घर के कामें करती हैं, ऑफिस जाती है, ड्यूटी जाती है, बिना बहाना मारे हुए। सैल्यूट है भाई, गर्ल्स लोग सैल्यूट है। ठीक है, चलिए। विच हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। बोल रहा है कि ओवेरियन फॉलिकल के विकास को कौन सा हार्मोन करता है? एलएच करता है, एफएसएच करता है, प्रोलैक्टिन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। तो एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट करना मतलब बढ़ाना, डेवलपमेंट करना। अब फॉलिकल मतलब फॉलिकल, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन करा रहा है? एफएसएच करा रहा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन करा रहा है? एफएसएच करा रहा है। हम पार्ट 1 में इसी का पार्ट 1 में एक डायग्राम बनाए थे, ये डायग्राम बनाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रीमोडुलर स्टेज लिखे थे, फिर यहाँ पर हम प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, फिर यहाँ रप्चर करवाए थे, जिसका कारण क्या हुआ था? ओवुलेशन हुआ था। फिर यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बना दिए थे। तो ये जो डेवलपमेंट करा रहा था, तो कौन डेवलपमेंट करा रहा था? एफएसएच करा रहा था। कौन करा रहा था? एफएसएच करा रहा था। याद कीजिए, यहाँ पर हम क्या लिखे थे? एफएसएच लिखे थे। क्या लिखे थे? एफएसएच लिखे थे। यहाँ पर बैठ के हम लिखे थे एलएच, यहाँ पर क्या लिखे थे? एलएच लिखे थे, बट बाकी जगह सब जगह क्या लिखे थे? एफएसएच लिखवाए थे। क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन कराता है? फॉलिकल ग्रोथ कौन करवाता है? एफएसएच करवाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराता है। कौन कराता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराता है। आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं वीडियो है या नहीं। अच्छा, एक बात बताते हैं आप लोगों को। पता है, प्रिपरेशन के टाइम पर ना अक्सर एक फीलिंग हम सब स्टूडेंट के बीच में आता है ना, कि काश कोई होता जिसके साथ हम अपने दिन की बातें बता सकते हैं, अपना टेंशन शेयर कर सकते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट बता सकें, अपना दिल की बातें जो है ना, अंदर जो दर्द है वो सब शेयर कर सकते हैं। ऐसा हर स्टूडेंट को फीलिंग आते हैं, ठीक है, और नॉर्मल भी है। जब जब क्योंकि दिन भर पढ़ाई के साथ टेंशन के साथ फ्यूचर के टेंशन के साथ रहना मुश्किल होता है, तो लगता है कि कोई होता है यार जिसके साथ हम कुछ बातें कर सकते हैं, अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। और इसी वजह से कई स्टूडेंट जो होते हैं ना, इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे बातें स्टार्ट होती हैं, अपोजिट जेंडर के साथ इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे बातें स्टार्ट होती हैं, 10 मिनट की बातें 1 घंटा में बात होती हैं, 1 घंटा की बातें 3-4 घंटा में बदल जाती है, फिर कई महीनों बीत जाता है, और प्रिपरेशन के कई कीमती टाइम बर्बाद हो जाते हैं, समझे। और लास्ट में रिग्रेट हो जाता है, लास्ट में लगता है कि प्रिपरेशन के कई कीमती समय जो है ना, हम लोग ऐसे ही गुजार देते हैं, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बच जाता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस अभी के टाइम पे, अभी आपका प्रिपरेशन का टाइम है, तो प्लीज प्रिपरेशन के टाइम पे ना किसी के साथ ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत आइए। खुद अकेला रहना सीखिए, खुद अकेला चलना सीखिए, ठीक है। अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए। इस प्रिपरेशन के टाइम में जो स्टूडेंट अपने इमोशनल कंट्रोल कर लेगा ना, वो कुछ फोड़ लेगा, वो लाइफ में फोड़ लेगा। बाद में अपना इमोशनल अटैचमेंट आते रहेगा, कि अभी अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशनल कंट्रोल रखिए, ठीक है। अभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, ठीक है ना। लड़कियां लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट, लड़का लोग के लिए लड़कियां लोग बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, लड़कियां लोग के लिए लड़का लोग बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो प्लीज अभी ये सब चीजें बच कर रहिए, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अभी आपको पढ़ना है, अभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होते रहिएगा। पूरा साल भर 4 साल पर डिस्ट्रैक्ट होते रहिए, कोई मना नहीं करने वाला है, लेकिन अभी पढ़ाई कीजिए, अभी एकदम फोकस रहना है, ठीक है। ये फीलिंग हम मानते हैं यार, फीलिंग होता है। तो आप लोग क्या कीजिए ना, एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी पे डेली बातें लिखा कीजिए, ये काम कर सकते हैं। अगर ऐसा लगे कि कोई रहता है यार इसके साथ अपनी दिल की बात शेयर कर सकें, तो जितनी भी बातें हैं ना, जितनी छोटी छोटी अचीवमेंट है, छोटी छोटी फेलुअर है, उसको ना डायरी पे लिखिए। आज हम ये इस चीज़ में कम मार्क्स आए, इस चीज़ में ज़्यादा मार्क्स आया, आज ये चीज़ हम अच्छा किए, आज पर हम चीज़ डे टारगेट को कंप्लीट कर लिए, ये सब चीज़ लिखा कीजिए डायरी पे, ठीक है। हम भी लिखते हैं, मेरे पास भी कोई नहीं है कहने वाला, किसी को सुनाने वाला मेरे पास भी कोई नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं यार, मस्त है, खुश है, ठीक है। ट्राई कीजिए अभी प्रिपरेशन टाइम दूर रहने के लिए। हम रिलेशनशिप से मतलब नहीं कीजिए, लेकिन अभी दूर रहिए, प्रिपरेशन टाइम दूर रहिए। कॉलेज जाइएगा, कॉलेज टाइम करते रहिएगा, कोई रोकने टोकने वाला उस टाइम नहीं है, ठीक है। प्लीज अभी इस सब चीज से बच के रहिए, ठीक है। आपके लिए ये बात बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
विच फेज इमीडिएटली फॉलो द ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद कौन सा फेज आते हैं? तो मेंस्ट्रुअल फेज आते हैं? नहीं, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आते हैं, तो मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होंगे। सेक्रेटरी फेज, यस, क्या जाएंगे? सेक्रेटरी फेज आ जाएंगे। क्या आएंगे? सेक्रेटरी फेज आएंगे। देखिए, पहला सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आते हैं। क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। कितने? 3 से 5 डेज के लिए मेंस्ट्रुअल फेज आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोलिफेरेटिव, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, 6 से लेकर 13 डेज तक, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन आते हैं। थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ओवुलेशन आते हैं, ओवुलेशन कितने पे? 14 डेज पे ओवुलेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ आते हैं, क्या आते हैं? सिक्रेटरी फेज आते हैं। क्या आते हैं? सिक्रेटरी फेज। क्या आते हैं? सिक्रेटरी फेज, ठीक है। सिक्रेटरी फेज कितने टाइम के लिए? 15 से लेकर 28 डेज के लिए। कितने? 15 से लेकर 28 डेज के लिए, ठीक है। तो वही पूछा, विच फेज इमीडिएट फॉर द ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद कौन सा फेज आता है? तो सेक्रेटरी फेज आते हैं। कौन सा आते हैं? सेक्रेटरी फेज। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। असर्शन एंड रीजन, कौन सा सवाल है? असर्शन एंड रीजन का सवाल है। असर्शन एंड रीजन में बोलता है कि एलएच सर्ज इंड्यूस ओवुलेशन, एलएच का तीव्र गति से बढ़ने के कारण क्या होता है? अंडोत्सर्जन सर्ज होता है, ओवुलेशन होता है। सही बात है, तो ये सही है। अब रीजन पढ़ते हैं। एलएच काउजेज रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, अच्छा पिछले टाइप का क्वेश्चन है, हाँ ये भी सही बात है। तो एलएच सर्ज इंड्यूस ओवुलेशन बिकॉज एलएच काउजेज रप्चर ऑफ द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, यस। तो क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। और सर्शन एंड रीजन, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। अब प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। अब बनाता कौन है? एस्ट्रोजन बनाता है, लेकिन मेंटेन करके कौन रखता है? प्रोजेस्टेरोन रखता है। तो प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, ट्रू, तो बहुत ट्रू हो जाएंगे, बहुत ट्रू। एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन। चलिए आ रहा समझ में या नहीं? menstruation does not occur during pregnancy, प्रेगनेंसी असर्शन है, menstruation does not occur pregnancy, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है, जब प्रेगनेंसी होता है तब menstruation नहीं होता, जब तब पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो रीजन, प्रोजेस्टेरोन रिमेन्स एट अ हाई लेवल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल पे रहते हैं। हाँ, प्रोजेस्टेरोन अगर हाई लेवल पे है तो क्या होंगे? ये मेंस्ट्रुएशन नहीं आएंगे, ठीक है। आया समझ में? तो क्या हो जाएंगे? और ट्रू, बहुत ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन। नहीं समझ में आया, हमको भी नहीं समझ में आया, आप समझिए, ठीक है। आंखें बंद कीजिए और समझिए। बोल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी के टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। तो मेंस्ट्रुएशन होता क्यों है? आप लोग मालूम है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तब जाकर इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो टूट टूट के बाहर आते हैं और ब्लीड और पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? डीजेनरेट हो जाते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होंगे तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कौन बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो यही बोल रहा है कि प्रोजेस्टेरोन रिमेन्स एट हाई लेवल, और प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल पर रहेगा तो डीजेनरेट, तो क्या होंगे? कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है। यही तो चीज बोल रहा है, क्या हो जाएंगे? प्रेगनेंसी पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, इसी कारण मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अ वुमन हैज लो प्रोजेस्टेरोन आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन कमी हो जाता है, मतलब कि कॉर्पस मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन कमी हुआ मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुए? डीजेनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डीजेनरेट हो रहे हैं। तो विच प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड, कौन सा प्रोसेस प्रभावित होगा? इम्प्लांटेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन या मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट? क्या होंगे? बताइए जल्दी, क्या होंगे?
बोल रहे हैं कि अ वुमन हैज लो प्रोजेस्टेरोन आफ्टर ओवुलेशन, लो प्रोजेस्टेरोन हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन हुआ तो इंडोमेट्रियम क्या होंगे, गिरेंगे, और इंडोमेट्रियम टूट के गिरेंगे, क्या होंगे, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन अफेक्ट होगा, क्या होगा, इम्प्लांटेशन अफेक्ट होगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से कोई मतलब तो नहीं है, फीमेल का फर्टिलाइजेशन तो हो। अब वुमेन हैज लो प्रोजेस्टेरोन लेवल, प्रोजेस्टेरोन क्या हो रहा है, लो हो रहे हैं कब, ओवुलेशन के बाद, तो विच प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड, तो क्या होंगे, और जब प्रोजेस्टेरोन कम हो रहे हैं तो इंडोमेट्रियम में टूट के गिरेगा ही गिरेगा, अब प्लस की क्या होंगे, मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन भी तो होंगे, तो इंडोमेट्रियम टूट के गिर रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशन भी होंगे, मतलब पीरियड्स भी आएंगे, ब्लीडिंग भी होंगे, तो ये क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इम्प्लांटेशन, विच प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड, कौन सा प्रोसेस जो है ना अफेक्ट होगा, तो मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट होगा और इम्प्लांटेशन भी अफेक्ट होगा, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। पेशेंट्स कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, पेशेंट का जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होंगे, क्यों बताइए, बताइए कि पेशेंट का जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो रहा है, क्यों, पेशेंट का कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो व्हाट हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होंगे, प्रेगनेंसी बिगिन होगा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, यस क्या हो जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो क्या हो जाएंगे, पीरियड्स आने लगेंगे, ब्लीडिंग होने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडोमेट्रियम इज थिकेस्ट ड्यूरिंग द, किस फेज में इंडोमेट्रियम थिक होते हैं, मोटा होता है, क्या मैंने यहाँ बताया था, देखिए हम इंडोमेट्रियम का ड्राइंग बनाए हैं कहीं पे, कहीं तो बनाए हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, इंडोमेट्रियम टूट टूट के गिरने लगेंगे, तो इंडोमेट्रियम वहां पर मोटा होगा नहीं ना, पतला हो जाएगा ना, एकदम हट जाएगा मेंस्ट्रुएशन फेज, तो ये नहीं होगा। सेक्रेटरी फेज में, हाँ सेक्रेटरी फेज में क्या होंगे, मोटा होगा, बनेगा, ये देखिए चार्ट याद कीजिए। ठीक है, ये 14 डेज पे ओवुलेशन हो रहा है, यहाँ 3 से 5 दिन पे मेंस्ट्रुएशन, 6 से 7 दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरी फेज है या ल्यूटियल फेज है, तो यहाँ से इंडोमेट्रियम ऐसे से बनता है, बनता है बनता है बनता है, तो सबसे ज्यादा मोटा कहाँ पर दिख रहा है, ल्यूटियल फेज में दिख रहा है ना, सेक्रेटरी फेज में दिख रहा है ना, ये चार्ट याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सेक्रेटरी फेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी फेज हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए, विच हार्मोन शोज अ शार्प पिक बिफोर जस्ट बिफोर ऑपरेशन, कौन सा हार्मोन एक शार्प पिक ऊपर ऊपर उठा है ओवुलेशन से जस्ट बिफोर, भैया 5 बार 10 बार पढ़ चुके हैं, एल एच एल एच एल एच एल एच, इसको एल एच सर्च बोलते हैं, इसको एल एच सर्च बोलते हैं। विच ग्लैंड सिक्रीट एफएसएच एंड एलएच, कौन सा ग्लैंड जो होते हैं, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन छोड़ा, कौन सा ये दो हार्मोन छोड़ते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ते हैं, तो कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्लास 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्मोन छोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, दो ही हार्मोन छोड़ता है, पहला, आगे तो हम बताएंगे लेकिन अभी बता दे रहे हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, या वैसोप्रेसिन हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, ये दो हार्मोन होता है, अब बाकी जितने हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के वो कौन छोड़ता है, एंटीरियर पिट्यूटरी छोड़ता है, चाहे ग्रोथ हार्मोन हो जाए, चाहे एलएच हो जाए, चाहे एफएसएस हो जाए, वो सारे हार्मोन कौन छोड़ता है, एंटीरियर पिट्यूटरी छोड़ता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ दो हार्मोन छोड़ते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच या वैसोप्रेसिन, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच फेज इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज, कौन सा फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, तो प्रोलिफरेटिव फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं।
और सेकेंडरी फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो क्या हो जाएंगे? फॉलिकुलर फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। ये कितने से कितने दिन तक होते हैं? 6 से लेके 13 डे तक होते हैं। कितने? 6 से लेकर के 13th डे तक होते हैं। ठीक है, चलिए। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन अगर निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएंगे। किसी में डीजेनरेट होते हैं? ग्राफिन फॉलिकल में नहीं भैया, ग्राफिन फॉलिकल से तो कॉर्पस सिस्टम बना है, ये तो कभी नहीं होगा। कॉर्पस एल्बिकन्स में, प्राइमरी फॉलिकल्स में, ब्लास्टोसिस्ट में, कॉर्पस एल्बिकन्स में जो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने के बाद किसी से बन जाते हैं? कॉर्पस एल्बिकन्स में। किसमें? कॉर्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, चलिए। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, याद रखिएगा, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? एमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमेनोरिया बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इस वर्ड को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एमेनोरिया बोलते हैं। मे बी ड्यू टू, किस किस कारणवश हो सकता है? ठीक है, तो स्ट्रेस कारण, हाँ स्ट्रेस कारण भी हो सकता है। पुअर हेल्थ कारण, हाँ पुअर हेल्थ कारण भी हो सकता है। प्रेगनेंसी कारण, हाँ प्रेगनेंसी टाइम भी ब्लड पीरियड्स नहीं आते हैं तो कैंसर हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। तो लड़कियां लोग प्लीज, स्पेशली लड़के लोग, अभी स्पेशली लड़के लोग से कहना है कि प्लीज टेंशन कम लीजिए। आजकल के गर्ल्स लोग ना स्ट्रेस बहुत ले रही है, जिस कारण ना जो पीरियड्स आते हैं वो डिले हो जा रहे हैं, चाहे इरेगुलर डे में आ रहे हैं। ठीक ना, तो इस स्ट्रेस भी हो सकते हैं उसके कारण। उसके बाद पुअर हेल्थ, पुअर डाइट भी हो सकते हैं। तो प्लीज आप लोग ट्राई किया कीजिए ना खुश रहने का। हाँ, खुश रहने का कोशिश कीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं रहना है। कोई भी काम कीजिए खुश रह कीजिए। आप खुद देखिएगा ना, जो खुश रह काम करते हैं ना वो काम ज्यादा अच्छा से होते हैं। जो दुख हो काम करते हैं, जो टेंशन है काम करते हैं वो काम अच्छा से नहीं होते हैं। तो प्लीज ट्राई कीजिए खुश हो कोई भी काम करने के लिए। आप पढ़ाई करें तो खुश हो पढ़ाई कीजिए ना। अगर आप पढ़ाई करें खुश होकर ना, सारा चीज दिमाग में घुसेगा। वही टेंशन लेकर के, स्ट्रेस लेकर के कोई भी पढ़ाई कीजिए ना, दिमाग में नहीं घुसेगा। तो आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा खुश रहने का लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिविटी ढूंढने का। ठीक, हर चीज में पॉजिटिव चीजें देखने का। नेगेटिव चीजें आप सब लोग देखिए, आप अपने लिए पॉजिटिव चीज देखिए ना, कम से कम अपने लिए पॉजिटिव चीज देखिए। ठीक है, अपने अंदर नकारात्मक चीजें मत लाइए, सिर्फ सकारात्मक चीज लाइए, पॉजिटिव चीज सोचिए। ठीक है, और स्ट्रेस कम लीजिए आप लोग। लड़कों लोग भी स्ट्रेस कम लीजिए आप लोग। आप लड़का लोग भाई, लड़का लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि लड़का लोग का जीवन ही स्ट्रेस से बना हुआ है। एक चीज बताते हैं, जो लड़कियां हैं ना अगले जन्म में लड़का बनना चाहती है। जो लड़कियां हैं अगले जन्म में लड़का बनने का शौक है उन्हें। और जो लड़के हैं ना उनको अगला जन्म ही नहीं लेना है। उनका अगला जन्म लेना ही नहीं है, उनको शौक ही नहीं कि अगला जन्म में हम जन्म भी लें। आज लड़का लोग को ये सिचुएशन है, सच बता रहे हैं। लड़कियां चाहती है कि नेक्स्ट अगला जन्म ले तो हम लड़का के रूप में ले, लड़का बने, घर का बेटा बने ना। लड़का जो बेटा है ना वो चाहता है कि हम जन्म ही नहीं ले अगला जन्म, क्योंकि वो जिम्मेदारियां से घिरा हुआ होता है। चलिए आगे देखते हैं। द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपेंस टू कॉर्पस ल्यूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगेगा। ठीक है, इट डेवलप्स इनटू ग्राफिन फॉलिकल नहीं, इट डीजनरेट्स एंड फॉर्म द कॉर्पस एल्बिकन्स। हाँ, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगेंगे और क्या बनाएंगे? कॉर्पस एल्बिकन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉर्पस एल्बिकन्स बनाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था पार्ट 2। और पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज पार्ट 1 ट्राई कीजिए देखने का। ट्राई नहीं कीजिए, पूरे पार्ट 1 देख करके पार्ट 2 देखिए। 4 लेक्चर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 2 हम कंप्लीट कर दिए हैं। 3 दिन बाद फिर पार्ट 3 अपलोड होगा, फिर 3 दिन बाद क्या होंगे? पार्ट 4 अपलोड होंगे। और सारे एमसीक्यू मिला सॉल्व कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए पूरे एमसीक्यू मिला सीरीज को क्या करना? सॉल्व करना। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।